बीच में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की विदुषी प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ गई है। पूजा जी, स्वागत है आपका। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको केरल की जीत की बधाई दूं या असम की हार पर सहानुभूति व्यक्त करूं। आप ही तय करके बता दीजिए कि आपके साथ किस प्रकार की बात करूं। आप अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कटाक्ष जरूर करते हैं हिमांशु जी। कोई भी हो, कैसा भी दिन हो, आपका कटाक्ष से शुरुआत होता है। तो मैं चाहूंगी आप मुझे केरल की जीत की बधाई दीजिए। केरल में हमारी पार्टी ने बहुत मेहनत की और साथ मैं बधाई देना चाहूंगी। असम में एक निर्णायक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और पहली बार लेफ्ट और टीएमसी के किले को ध्वस्त करके बंगाल में भी करी। मैं उसकी भी बधाई देना चाहूंगी पहली बार, क्योंकि अब तो रुझानों से काफी स्पष्ट हो चुका है। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, जेंसिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है भारत में, जैसा हम नेपाल या बांग्लादेश में देख रहे थे। नायकत्व राजनीति पर प्रभावी हो रहा है और जो पहले टाइम वोटर्स और यंग वोटर्स ने विजय को आ, भारी बहुमत से पहुंचा रहे विधानसभा में, उसके लिए मैं विजय की पूरी पार्टी को बधाई देना चाहती चलिए, आपने बहुत, मैंने पहले कहा विदुषी प्रवक्ता है आप। पश्चिम बंगाल में भाजपा की कितनी आभारी है आप। राहुल गांधी ने कहा था ममता बनर्जी को हटाना बहुत जरूरी है। भाजपा ने ममता बनर्जी को लगभग हटा दिया। क्या कहते हैं? कि भाजपा की तो कभी आभारी हो ही नहीं सकते ना। भाजपा जिस वे में माइक्रो मैनेज करती है चुनावों को, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो सर एक्सरसाइज हो, मैं भाजपा की तो कभी आभारी नहीं रहूंगी। पर ये बात ममता बनर्जी के लिए भी सीख की तरह है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके का हिंसा देख रही थी वेस्ट बंगाल जिस तरीके का स्टॉल्ड डेवलपमेंट देख रही थी, वैसे ये नहीं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि बाजू के राज्य असम में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं। देश में किस तरीके का विकास हो रहा है वो आपके और मेरे सामने, सभी के सामने। जी। तो ये कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी को आज कोई ले डूबा है तो एक तो उनकी पार्टी में उनका उनका खुद का एक अहंकार और हिंसा की प्रवृत्ति, दूसरी पूरा का पूरा जिस तरीके से, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे सर एक्सरसाइज हो, चाहे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हो, इन सबको करके जो एक पूरा पूरा मसौदा तैयार किया गया था, उसने आज ममता दीदी को हराया है। और मुझे लगता है विपक्ष के लिए सीख लेने की भी जरूरत है कि अकेले अकेले अलग अलग लड़ाई लड़ने से आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास संस्थाएं हैं, उनके पास इलेक्शन कमीशन है। और इस बम्पर जीत के लिए, वेस्ट बंगाल की बम्पर जीत के लिए, मैं ज्ञानेश कुमार जी को भी बधाई देना चाहूंगी। उनकी मेहनत भी बहुत रंग लाई है। उन्होंने जिस तरीके से वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज किया, वो भी एक आज उसका भी नतीजा देख रहे हैं। पर अब जहां 10 10 वर्सेस 1 हो जाता है, वहां 10 के ऊपर भारी तो पड़ता ही है। तो ये बहुत बड़ी सीख है विपक्ष की। विपक्ष के लिए सीख है। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल तो ठीक है। ये केरल को चुनाव आयोग ने क्यों बख्श दिया? क्या सेटिंग केरल बिठाए आप देखिए, लोग? साउथ जहां तक बात है, साउथ में भारतीय जनता पार्टी का घुसना बहुत ही नामुमकिन सा है। जी। चाहे डीएमके जीतती है, चाहे आज विजय जी की पार्टी जीती है, तमिलनाडु साउथ की पॉलिटिक्स, तमिलनाडु साउथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को पूरी तरह नकार देता है। तो इसीलिए जहां पे इनका स्कोप था, जहां पे इन्होंने सर एक्सरसाइज शुरू की, जहां पे मैंने कहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसा कॉलम कहीं नहीं आया देश में, ना बिहार में आया, ना असम में आया, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में आया। और इसलिए नहीं आया कि आप कोई घुसपैठियों के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या आपको छोटी छोटी एरर्स में भारत इलेक्शन कमीशन ने 91 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गया। अब वो चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों की चक्कर काट रहे हैं, अपना दिन का दिहाड़ी जाकर लोगों को अपना ताकि नाम जुड़ाए। मुझे लगता है कि वहां पे इतनी बम्पर वोटिंग भी इसलिए हुई कि लोग चाहते थे, लोगों में डर था कि हम छूट न जाए, हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस से, हम पूरी काउंटिंग से छूट न जाए। तो ये मैं नहीं कहूंगी, मैं आज भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाती हूँ, मैं यहाँ भी सवाल उठा के पूरी जिम्मेदारी से सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से हैंड इन ग्लव भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। वो आज नहीं तो कल पूरा देश भी देखे। पूरा देश भी देखेगा। असम में क्या हुआ? असम को तो आप लोग बहुत बारीकी से देख रहे थे भाई। असम में तो बहुत मेहनत कर रहे थे। जी, मुझे लगता है हम सीट बाय सीट एनालिसिस करेंगे, पर असम को लेकर हम भी होपफुल थे, क्योंकि बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ईमानदारी से बताऊं तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिलीवर किया। वो भयंकर रूप से करप्शन में भी घिरे हुए हैं,
और बस चुनाव से पहले एबीपी न्यूज को दिए हुए उनका एक बहुत ही बेतुका सा इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें वो कहते हैं कि वो घुसपैठियों को रात के अंधेरे में पुश बैक कर देते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे। उनको ये तक नहीं मालूम था कि इंडिया बांग्लादेश के पास एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए। उनको ये तक नहीं मालूम था। सब कुछ धता बताकर वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, न सिर्फ मुसलमानों को गोली मारने वाला, और ना उन्होंने डिलीवर किया, चाहे टीम वर्कर्स का प्रॉमिस हो, चाहे ये हो। पर वही है कि आप एक इलेक्शन टाइम के टाइम पे आप एक कैश इंसेंटिव लेकर आ जाते हैं, तो सारी चीजें और पोलराइज हो ही चुका है ऐसा। हम जितना भी हम इससे नकारें, इससे अलग देखें, पर हमने प्री पोल अलायंस किया, हम सारी रीजनल पार्टी सब साथ में आई। वो अलायंस करना भी एक बहुत मुश्किल कदम था, कि सबके अपने डिमांड्स होते हैं, सबकी अपनी पॉलिटिकल जमीन होती है, सबको अकोमोडेट करना। वो सब कुछ किया। हमारे पास एक युवा नेतृत्व, गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे। पर जनादेश को मैं वो नहीं करूंगी आज। राजनेता होते सबसे बड़ी सीख यही है कि जनादेश हार 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 है और जीत जीत है। तो आज हिमंता बिस्वा शर्मा को उन्होंने टर्म दिया है, उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से उन्हें चुना है, उसके लिए उनको बधाई है। और हम समीक्षा करेंगे क्या क्या कमी रह गई, ये तो थोड़ी दिन बाद भी पता चल पाएगा। आप लोग समीक्षा बहुत करते हैं, पर समीक्षा के बाद में कदम क्या उठाते हैं? समीक्षा के बाद में कदम हम ये उठाते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि हम जब संगठन सृजन अभियान कर रहे हैं, वो एक समीक्षा का ही कदम है, जिसमें हम उन लोगों से, कार्यकर्ताओं से जाके बात करते हैं, चाहे जिलाध्यक्षों का चुनाव हो। ये सारी समीक्षा के बाद ही कदम उठाते हैं, चाहे लोगों के मुद्दे उठाने के चुनाव। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नेंस पे हर उस पे फेल हो रही है, आप जीते या हारे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है देश की। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार में, कल भागलपुर में पुल बीच में गिर गया है। ये भी एक सच्चाई है कि उड़ीसा में एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन का शव निकालकर, कंकाल लाकर बैग पे रखना पड़ा। तो ये सारी चीजों पर डिलीवर तो करना पड़ेगा। और कब तक आप वही वही पुराने रट्टे पे, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे इन्हें इलेक्शन जीत रहे हैं, इनकी पूरी बधाई है हिमांशु जी, और हम हार रहे हैं, इसको मैं पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन आपको डिलीवर तो करना पड़ेगा। ये सिर्फ आप एक गाना नहीं गा सकते कि छठी अवस्था, चौथी अवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। आपको आखिरी इंसान तक जाना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है क्षेत्रीय पार्टियों नहीं, के ये लिए थोड़ा विपक्ष क्या में। है, सवाल का उत्तर दूसरी तरफ जा रहा है। उन्हें क्या करना पड़ेगा? जो जीत गया उसे थोड़ी कुछ करना है, जो हार गया उसके साथ में सवाल है। पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुला, इस बार भी खाता खोलने के लाले पड़े हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी इस बार भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। गौरव गोगोई के नेतृत्व में आप असम में बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए गए, लेकिन गौरव गोगोई स्वयं अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो आपने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, तो जानना ये चाहता था कि समीक्षा किस बात की करेंगे? इस बार इतने से हारे, इससे बुरी तरीके से कैसे हारे, ये कोई समीक्षा का विषय रहता है क्या? पिछली बार के प्रदर्शन से भी बुरा प्रदर्शन। पूजा त्रिपाठी व्यथित नहीं होती कि हो क्या रहा है हम लोगों के साथ? होना, व्यथित होना नहीं हूँ, व्यथित तो होती हूँ हिमांशु जी। युवा हूँ, राजनेता हूँ, कल को अपना भविष्य देखते हूँ पार्टी में, और हर चुनाव जो जीतता है, रिजल्ट के दिन एक अजीब से पेट दर्द के साथ शुरू करती हूँ दिन को, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 12-1 बजे तक हम इस पे आ जाते हैं कि जनादेश स्वीकार है। तो व्यथित तो होते हैं, क्योंकि हम अपना करियर छोड़ के, हम अपना सब कुछ पार्टी के साथ खड़े हैं, और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे हम सभी लोग। लेकिन हाँ, चुनाव में हार जीत अगर लगी है, तो वो चुनाव हमें परेशान भी करता है। इसको ये नहीं कहूंगी कि हम अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। वो हमें परेशान करता है, वो पूरे नेतृत्व को परेशान करता है, और हम लोगों को परेशान करता है, शायद जिनका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, पर जो चुनाव लड़ते हैं, जो दिन रात लगाते हैं, उनको भी परेशान करता है। तो जहां तक समीक्षा की बात है, मुझे एक पर्सनली, अगर मैं आपके शो पे ये बात एक्सेप्ट करी हूँ, तो मुझे लगता है कि या तो हमें पूरा समय जाना पड़ेगा, ये इलेक्शन टू इलेक्शन चुनाव जीतने वाला टाइम चला गया। दूसरा, मुझे लगना है विपक्ष में ये जो रीजनल पार्टी सर उठा के चलती हैं कि हम तो हरा देंगे, मोदी जी तो हमारे किले में ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इसको भी एक बैक ट्रैक लेके एक लेसन लेना पड़ेगा, कि आपको अलग थलग रह के आप अपने अहंकार से चुनाव नहीं जीत सकते। आप ये इलेक्शन मैनेजमेंट, जो ये पूरा मशीनरी का इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है, ये सिर्फ पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, पूरा जो मशीनरी का इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ आपको एक साथ तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको एक साथ ही आना पड़ेगा। ये पूजा त्रिपाठी का मानना है कि केवल एक पार्टी से लड़ाई नहीं है, वो एक पूरे सिस्टम के साथ लड़ाई है। तो उस सिस्टम के साथ लड़ाई, रीजनल पार्टी अपने अहंकार पर रहे कि हम अकेले जीत लेंगे, तो वो सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी क्या अपना कद ऐसा बना पाती है कि उसके साथ में जीत लेंगे, ये भरोसा सहयोगी में आ पाए? ममता बनर्जी का अहंकार तो अपनी जगह पर, कांग्रेस की अपनी सीट की स्थिति क्या? अधीर रंजन चौधरी बोलते तो इतना ज्यादा है,
अपनी सीट अभी भी नहीं बचा पा रहे, तो ये सवाल आता है। पर मेरे साथ दो और मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ गए पूजा जी, आपके साथ अगर आप बनी रहेंगे तो बेहतर होगा। हमारे साथ हमारे पसंदीदा चौहान साहब जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान, आज उनका दिन है। और साथ साथ हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी जुड़ी है, जो पश्चिम बंगाल भाजपा की प्रवक्ता है। तो चौहान साहब, पहले राष्ट्रीय स्तर पर आपकी टिप्पणी, खुश तो आज आप बहुत होंगे, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर प्रत्येक राष्ट्रवादी के लिए ये प्रसन्न होने का अवसर है। ये जो चुनाव परिणाम सामने हैं आपके और हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी के उन सब कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी उत्फुल्ल होने, प्रसन्न होने का अवसर है जिन्होंने अपने अपने चुनावी मोर्चे पर लगातार जोरदार परिश्रम किया और वो परिश्रम अधिकांश स्थानों पर वो परिणाम में प्रतिलक्षित हो रहा है। पश्चिम बंगाल वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में उस मोर्चे की फतह को स्वीकार किया था और हम पश्चिम बंगाल की जनता के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने यूं कहिए दिल खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और वहां से दीदी की विदाई हम सुनिश्चित कर पाए हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बल पर पश्चिम बंगाल को एक अराजक सरकार से मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पश्चिम बंगाल में वहां के सनातनी जिस तरह से लगातार उत्पीड़न का शिकार थे, उनके लिए ये एक तरह का मुक्ति दिवस जैसा है। अच्छा, एक बात बताओ चौहान साहब, आप जो है आभार केवल पश्चिम बंगाल की जनता का कर रहे हो, ये चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आपके मन में बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं है, बिल्कुल भी आभार नहीं है? जी, अगर आपका प्रश्न पूरा हो गया तो उत्तर देता हूं। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग हो, सुरक्षा बल हो, वे भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित मर्यादाओं में रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। वे पहले भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। परंतु जिसको बदलने का अधिकार है, जिसको परिवर्तन का अधिकार है, जिसके जनादेश से सरकार बनती है, उसे हम जनता कहते हैं, उसे हम मतदाता कहते हैं। अभिनंदन, आभार जनता का ही है इस परिवर्तन के लिए। नहीं चौहान साहब, मामला इतना सरल नहीं है ना। जो जनता को अधिकार है उसमें से 27 लाख जनता विचाराधीन के अंतर्गत अपने मताधिकार से रोक दी गई इस चुनाव में। बोले बाद में निराकरण करेंगे, ठीक रहा तो आप इस्तेमाल कर लेना, पर इस बार आपको मौका नहीं देंगे। तो 27 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मतदान की प्रक्रिया में रोक के रखा, खारिज नहीं किया है। एसआईआर में पहली सूची के अंतर्गत लोग खारिज हुए, 27 लाख लोग विचाराधीन हैं। फिर भी आप चुनाव आयोग के प्रति कोई आभार नहीं रख रहे। वीरेंद्र चौहान जी, आप तो ऐसे ना थे। मित्रवर हिमांशु जी, एसआईआर की प्रक्रिया हो या चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अन्य जो उसके जो अलग अलग कदम हैं, चरण हैं, उसमें जो कुछ हुआ संविधान के तहत हुआ, जो कुछ हुआ नियमों के अनुसार हुआ, जो कुछ किया गया मर्यादा में रहकर किया गया, क्योंकि हमारे विरोधियों के पास सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का विकल्प था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस प्रक्रिया में उस रूप में कोई खामी नहीं पाई। अब जो हटा दिए गए, जो वोट नहीं डाल पाए, उनके बारे में मेरे आपके देश के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया ये कहती है कि वे पात्र नहीं हैं और अपात्र हैं, जिनमें से अधिकांश के बांग्लादेशी या विदेशी घुसपैठिया होने की संभावना है। उनके लिए रुदन क्रंदन किस बात का? नहीं, कोई रुदन क्रंदन नहीं है। हमें राधिका जी के पास जाना है, पर उससे पहले आपने कहा कि आज जो भी राष्ट्रवादी है वो बहुत खुश है। वो हमारे साथ में डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, वो भी बहुत खुश है। केरल में उनकी पार्टी जीती है, तो मान रहे हैं ना कि पूजा त्रिपाठी जी राष्ट्रवादी है। ऐसा तो नहीं कि जो भाजपा की जीत पर खुश है वही राष्ट्रवादी है। फिर कहता हूं, भारत के प्रजातांत्रिक तंत्र में जो जीता है उसको बधाई। जी, हम जीते या हमारा विरोधी जीते, संविधान में हम सबकी आस्था है। जीत को नमन और जिताने वाले को नमन। हां,
हमें हमें प्रसन्नता है, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है, देश के उन हिस्सों में भी फहरा रहा है जहां हमारे लिए जटिलता थी। जहां हमारे लिए जटिलता थी। वीरेंद्र चौहान जी बहुत खुश है। मैं राधिका जी के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले पूजा त्रिपाठी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही है। संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं। जी पूजा जी। वीरेंद्र जी को पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी और उनको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जिन लोगों को अपने मे बी की श्रेणी में रखा है, घुसपैठिए नहीं है। वो हैं जिनके पिता के नाम अलग हैं, एड्रेस में चेंजेस हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपने बिल्कुल ही इलेक्शन देने के उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। घुसपैठियों का आंकड़ा आपने बिहार में दिया था, कितने आए थे? वो एक्सरसाइज होने के बाद पता चला 0 घुसपैठिया थे, और ना वेस्ट बंगाल में देखे आए थे। तो मुझे लगता है घुसपैठी की बोगी से उतर जाना चाहिए और लोगों को उनके समुचित अधिकार की बात करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने चुना है आपको। जिस भी तरीके से आपने वोटर लिस्ट में गालमेल करके चुना है, पर लोगों ने चुना है, तो अब लोगों को टॉर्चर करना बंद करिए। और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो इतने सारे लाखों लोगों को आपने चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा, उनको उनका मूलभूत अधिकार, उनको मूलभूत अधिकार दीजिए। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल के आंकड़े खासे चौंकाने वाले होते जा रहे हैं। अब 198 सीटों पर भाजपा आ गए, टीएमसी 88 सीटों पर आ गए। भाजपा 200 पार करेगी नहीं करेगी, बस इसकी उत्सुकता है। टीएमसी 100 को पार करेगी कि नहीं पार करेगी, इसके अंतिम परिणाम के संदर्भ में उत्सुकता है। पर टीएमसी की विदाई पर अब कोई संदेह नहीं रहा है। तो हमारे साथ ऐसे मौके पर पश्चिम बंगाल से भाजपा प्रवक्ता राधिका भट्टाचार्य जी जुड़ गई है। तो राधिका जी, पहले तो सत्ता में आने की बधाई। और ये जीत आपको कितना चौंका रही है? आंकड़े आपके मन अनुरूप हैं या जितनी तैयारी थी उससे ज्यादा है? राधिका जी, आपने म्यूट कर रखा है। इस समय आपका म्यूट होना ठीक नहीं। अभी आ रही है आवाज जी? जी, एकदम खनकती हुई। पहले तो आपके बधाई के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले बार हमने कहा था 200 पार, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, पर इस बार तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और आज बंगाल में तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। और जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं अब तक, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि जनता ने डर और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर दिया और मोदी जी पे विश्वास जताया, हमारे लोकल लीडर्स पे विश्वास जताया, हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, ग्रास रूट्स लेवल पे इतनी मेहनत उनकी रही है कि जब हम जीतेंगे तब मैं उनको नमन पहले मैं उनको करूंगी, क्योंकि इन्होंने हमें इस पार इतना दूर और हमें पार करवाया है। और ये जो बीजेपी जो आगे चल रही है कई स्थानों पर, ये बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी तो बहुमत के आसपास या उसके ऊपर रुझान में तो है ही है, और जो वोट शेयर में भी बीजेपी का जो वृद्धि हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और टीएमसी की जो गिरावट है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें इसका आशा था, हमें पता था ये होना ही था। और ट्रेंड तो सीधा है कि बीजेपी ऊपर है और टीएमसी नीचे है। और सचमुच, और ये आज हमें और टीएमसी को अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि 15 साल की जो थकान इन्होंने दिलाया, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी बात होती है। जनता जितना भी चुप रहे, वो देख तो रही है, वो सह तो रही है, वो आशा तो कर रही है। तो ये लंबी जो सत्ता था, और सत्ता हम कह सकते हैं लंबी थी, पर जनता का जो विश्वास वो कम होता गया। लोग बदलाव चाहते थे। मैं बीच में रोकूंगा, क्योंकि एक चौंकाने वाला रुझान हम कह रहे थे, उत्सुकता इस बात को लेकर है कि बीजेपी क्या 200 पार करेगी। रुझान में बीजेपी अब 200 सीटों पर आ गए और टीएमसी बहुत पीछे, बहुत ही ज्यादा पीछे, मतलब 86 सीटों पर है, अन्य 5 सीटों पर। तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच अब कांटे का मुकाबला नहीं रहा, एक तरफा मुकाबला हो गया। पर हमें राधिका जी आप बता रहे थे कि हमारी लोकल लीडर के कारण ऐसा है। कि आपका लोकल लीडर है कौन? सबने मेहनत किया। पहले तो मोदी जी और अमित भाई को मेरा नमन, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। और मैं एक बंगाली होते हुए डरती थी कि हमारे लोगों ने जब सीपीएम को 34 साल सहा, ऐसा तो नहीं होगा कि ममता बनर्जी के टीएमसी को 30 साल और सह लेंगे। यही डर था।
पर जो मोदी जी और अमित भाई ने जो कमाल किया है, और मेरा सलाम और नमन हमारे ईसीआई को कि उन्होंने संवैधानिक रूप में जिस तरीके से अच्छे तरीके से ये निर्वाचन में देश की मदद की। बंगाल में उन्होंने शांतिपूर्वक एक जो माहौल तैयार किया जहां पे लोगों ने डरा नहीं, निडर होके पाड़ाओं में बात चली हमारे बंगाल की, चलो हम निकलते हैं, इस बार कुछ नहीं होगा और बेझिझक हम बीजेपी को वोट देंगे। तो जी देखिए, ये देखिए टीम वर्क होती है, सबसे ऊपर के लेवल में पॉलिसी बनाते हैं, और अमित भाई को तो सब चाणक्य किसी बात के लिए कहते हैं ना। तो ये जो उनकी जो पॉलिसी थी, रणनीति थी, प्लान थे, वो पूरा यहाँ पे अच्छा राधिका सफल जी, एक हो। वो बताओ, हमारी जानकारी तो ये थी कि ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, वाम मोर्चा के बीच में था। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, आपकी दलीलों से, कि दरअसल ये लड़ाई केंद्र सरकार बनाम टीएमसी थी, क्योंकि आपने बताया कि आप दो लोगों के विशेष आभारी हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे थे? भाजपा का संगठन कहीं नहीं था, नितिन नवीन की कोई मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि आपने भाजपा संगठन का तो कोई नाम नहीं लिया। तो केंद्र सरकार बनाम एक राजनीतिक दल की लड़ाई थी जिसमें जीत गए, और दूसरा आपने आभार जताया ईसीआई का। तो ये केंद्र सरकार और ईसीआई लड़े क्या टीएमसी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं बताऊं, मैं तो कंट्रोवर्सी में मैं गिरूंगी ही नहीं। मैं राजदूत की बीवी हूं, इतनी तो डिप्लोमेसी सीख ही गई हूं कि क्या कहना और क्या नहीं कहना। मैं बता रही हूं कि मैं नमन करती हूं, मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में, अभी बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रही हूं, मैं नमन कर रही हूं मोदी जी को और अमित भाई को, इसलिए कि मेरे बंगाल में अभी परिवर्तन आने वाला है, और उनकी जो बीजेपी जो मेहनत करती है उसके लिए मैं उनको ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे सारे लीडरों का, मेरे पार्टी के सब लोग, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट से लेके बाकी लीडरों ने जिन्होंने कितना वक्त दिया बंगाल को, आए गए रहे, सबको मेरा नमन। और लोकल लीडर्स ने भी मेहनत की है। अब चाहे सुवेंदु जी ने बहुत मेहनत किया है, दिलीप घोष जी ने बहुत मेहनत किया है, अग्निमित्रा पॉल ने बहुत मेहनत किया है, रूपा गांगुली जी मेहनत कर रही है। तो इसलिए सबका मेरा नाम लेना मुमकिन नहीं है, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं सबको कहूंगी कि कंग्रेचुलेशन, बधाई हो कि आप लोगों की मेहनत ने हमें सफलता दिलाई है। तो राधिका जी कह रहे हैं कि सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो वीरेंद्र चौहान जी कुशाग्र प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या चौहान साहब, सत्ता में आने के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब में शामिल हो जाता है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम एक टीम के नाते लड़ते हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वाभाविक रूप से वे संगठन के तंत्र की धुरी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का अभिनंदन होता है तो वो अध्यक्ष जी को ही जाता है, सर्वम देव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी नरेंद्र मोदी जी का भी जब अभिनंदन हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो वहां खड़े दिखते हैं, तो अल्टीमेटली अंततः संगठन के नाते उसका श्रेय अध्यक्ष के आसन पर विराजमान नितिन नवीन जी को भी जाता है। मैं समझता हूं ये इस मायाजाल में उलझने की कतई गुंजाइश नहीं है। आज का दिन प्रसन्न होने का दिन है। आज का दिन इस बात के लिए पश्चिम बंगाल की जनता का नमन और अभिनंदन करने का दिन है। लेकिन इस बीच में ममता बनर्जी की अपील अपने कार्यकर्ताओं के साथ पाई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अंतिम राउंड में हम ही जीतेंगे, इसलिए सारे कार्यकर्ता काउंटिंग टेबल पर बने रहे। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, लेकिन जीतेंगे हम ही। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, थोड़े निर्लिप्त विचारों के साथ में हैं। क्या कहते हैं पूजा जी ममता बनर्जी के इस आह्वान पर, इस आश्वासन पर? देखिए हिमांशु जी, ममता जी एक स्ट्रीट फाइटर है और मेरी उम्र से लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। तो अगर वो कह रही है तो मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं में डिसअपॉइंटमेंट ना हो उसके लिए कह रही हैं। और जैसा कि ये रुझान तो मुश्किल दिखते हैं, आप कन्वर्ट होना, पलटना,
पर ममता जी कह रही हैं तो कुछ सोच के ही कह रही होंगी। वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी रही हैं 3 टर्म्स, तो उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट को नहीं क्वेश्चन किया जाए अगर वो कह रही हैं तो मुझे लगता है कि देखते हैं, अगर उनका कहना है कि आखिरी राउंड तक का वेट करें, इलेक्शन पलट चलिए सकता है। छोड़िए, अपन कहा बंगाल में उलझे हुए हैं, थोड़ा केरल चलते हैं ना। केरल की कहानी पर बात करते हैं। आने वाली कलह को लेकर कितना डरी हुई है पूजा त्रिपाठी आप? बहुमत तो आ गया, पर कांग्रेस में असल लड़ाई तो बहुमत के बाद ही होती है। आने वाले की समय की चुनौतियों को लेकर क्या सोच रही है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी? कांग्रेस में तो चलो ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डरना अभी हेमंता बिस्वा शर्मा को चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी को भी उठा के सीएम बना देते हैं और सिटिंग सीएम को बैठा देते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डरना तो अभी हेमंता बिस्वा शर्मा को चाहिए। उनको एमएलए की परेड करनी चाहिए। केरला में सब कुछ ठीक है, केरला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और सारे एमपी जितने भी सेंट्रल लीडर्स रहे हैं, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। एक एक कार्यकर्ता के घर जाके रूठे हुए लोगों को बनाया है हम लोगों ने, और ये एमपी होते हुए बनाया है, तो कोई कलह की बात नहीं है। ये सब एमएलए डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम होगा। यहाँ पे कोई दिल्ली से फोन नहीं आता। देखो पूजा जी, जो भविष्य के लिए सवाल आता है ना, वो अतीत को पढ़कर आता है। ये सारे मिलजुल कर जो है छत्तीसगढ़ में वो ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, वो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, वो राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये सब आपको याद होगा, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। बड़ा डरा हुआ हूं मैं केरल में कांग्रेस को लेकर। मैं ही ज्यादा डर रहा हूं या आप भी उतनी ही डरी डरी सी हैं? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हम आराम से सभी एमएलए की राय जानकर चीफ मिनिस्टर करेंगे। मैंने फिर से कहा, यहाँ दिल्ली से कोई काम फोन नहीं आएगा। मुझे लगता है डरना आज असम के मुख्यमंत्री को चाहिए, क्योंकि वो मुझे डर लग रहा है। मुझे ऑनेस्टली उनके लिए डर लग रहा है, बेचारे इतनी अरे राहुल गांधी से ये ताकत छीन ली गई है क्या भाई? इससे पहले तो सीएम की पोस्ट राहुल गांधी ही करते थे। आप भूल गई शायद। राहुल गांधी बाकायदा ट्वीट करते थे जिसमें फोटो होता था, उसके बाद होता था। कब प्रदेश के स्तर पर फैसला हुआ? तो अब सीन बदल गया क्या? अब राहुल गांधी नहीं चुनेंगे, अब विधायक चुनेंगे। आप मीडिया में कितना भी प्रचार करें, पर राहुल गांधी नहीं चुनते हैं चीफ मिनिस्टर। हम विधायकों से पूछते हैं, इसीलिए इतने टसल होते हैं। यही मैंने कहा ना कि अगर राहुल गांधी का मोदी जी की तरफ होना था, उस कल्चर में ही हम बिलीव नहीं करते। हम विधायकों से पूछते हैं, विधायक जिसका नाम लेते हैं वो हाईकमान पे जाता है, हाईकमान चुनती है। बताओ, हम राहुल गांधी जी को इतना ताकतवर और इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वो पूजा जी इंकार कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मतलब आपकी मेहनत ने राहुल गांधी को इतना कमजोर कर दिया क्या? वाकई आप मानते हो कि राहुल गांधी अब सीएम तय नहीं करते कांग्रेस में? कांग्रेस के विधायक तय करते हैं सीएम कौन होगा। जी चौहान साहब, देखिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता अलतकिया मोड में हैं तो अलग बात है, वरना कांग्रेस में राहुल गांधी और इटली वाली ताई की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कांग्रेस में कब से विधायक मुख्यमंत्री बनाने लग गए? राजनीति का इतिहास इन्होंने या तो कांग्रेस की का नहीं पढ़ा, या ये मेरी और आपकी सामान्य समझ पर सवाल खड़ा कर रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। हम आप देश भर की राजनीति पे नजर रखते हैं, थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में इटली वाले खानदान के ही इशारे पर सब कुछ होता है। कांग्रेस का जो सत्यानाश हो रहा है वो एक बार बताओ, ये कांग्रेस आपकी रोल मॉडल क्यों हो गई? भाजपा में कौन से विधायक जो है मुख्यमंत्री चुनते हैं? भाजपा में भी तो पर्ची से इनाम आता है। लोग अभी भी बिठा के रखे हुए हैं वो क्लिप अपने अपने मोबाइल में, जब राजनाथ जी जेब से स्लिप निकालते हो, वसुंधरा जी पढ़ के चौंक जाती है। आपने तो देखा होगा चौहान साहब, आप भी तो निगाह रखते हो। आप कौन से निगाहों से परे रहने वाले व्यक्ति हो? सुन तो लीजिए। अरे सुनिए ना मित्र, मैं अपनी निगाह के आधार पर अपनी बात कहता हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी एक खानदान, एक परिवार की मुट्ठी में राजनीति नहीं है, सियासत नहीं है, राज्यों का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेता नरेंद्र मोदी जी एक साधारण कार्यकर्ता से उठकर के वहां तक पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता से उठकर के वहां तक पहुंचे। अमित शाह जी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के देश के गृह मंत्री तक पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर पर्ची जो आपको दिखाई देती है, वो पर्ची उद्घोषणा वाली जो पर्ची है, उस पर्ची पर जो नाम रहता है वो विमर्श के बाद आता है। विमर्श नीचे भी करते हैं, ऊपर भी करते हैं। विमर्श विधायकों से भी करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से भी करते हैं, और फिर सहमति से निर्णय करते हैं। और हम जो मुख्यमंत्री देते हैं वे जनता में से विधायक के रूप में चुने हुए विधायकों में भी वो विधायक होते हैं
जो अद्भुत क्षमताओं के कारण, संगठनात्मक समर्पण के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण जिनकी संगठन के भीतर सामान्य से अलग अद्भुत वाली पहचान होती है, विचार के साथ प्रतिबद्ध लोग होते हैं, जनता के प्रति प्रतिबद्ध लोग होते हैं। पूछिए ना, कांग्रेस में ऐसा होता है क्या? कांग्रेस में एक ही क्राइटेरिया है, क्या है, कैलाश जी, प्रतिबद्धता। प्रहलाद जी, नरेंद्र सिंह जी और भी जाने कितने जी अभी तक अपनी प्रतिबद्धता को तलाशी रहे। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या हमारी प्रतिबद्धता में कहां कमी रह गई जो हम नहीं चुने गए? लेकिन आप जितनी भी दलील दे रहे थे इसके संदर्भ में, पर क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस के अंतर्गत सब ऊपर से आते हैं? ये मल्लिकार्जुन खड़गे किस खानदान से हैं भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी जानकारी अनुसार कांग्रेस पार्टी के। वो किस खानदान से आते हैं, किस राज परिवार से आते हैं? थोड़ा हमारी जानकारी में इजाफा कर दिया। आज चौहान साहब आप आए तो थोड़ी मदद हो जाएगी, पूजा जी को भी मदद हो जाएगी, उनको भी पता नहीं है। जी जी, मैं ये कह, मल्लिकार्जुन खड़गे वो राज परिवार से नहीं आते, सत्य है। लेकिन ये जो कांग्रेस का राज परिवार है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क्या दुर्गति किए हुए है, क्या किसी से छिपा हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे किसी विवशता में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनकी हालत यह है कि कभी कभी उनको दरवाजे से बाहर इंतजार करने के लिए रोक दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं निर्णय लेते दिखाई नहीं देते। निर्णय आप ही ने अभी बताया कि राहुल गांधी लेते हैं। राहुल गांधी तब भी निर्णय लेते हैं जब वो पार्टी के किसी अहम पद पर नहीं होते। राहुल नहीं लेते तो कभी कभी बहन जी लेती होंगी उनकी। माने कांग्रेस मतलब पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है। मोदी जी के स्तर पर निर्णय लिए जाएं वो ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष निर्णय ले तो वो ठीक नहीं है। मैं भाई, जब वो नेता प्रतिपक्ष है तब वो निर्णय ले ले, मैंने कब रोका है? लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष होना, निर्णय लेने के वाले ओहदे पर होना, वो आवश्यक है कि गांधी खानदान का मामला होना चाहिए। गांधी खानदान का मामला होना चाहिए। खैर, बहरहाल हमारा विषय दूसरी ओर चला जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान सभी दलों को थोड़ी थोड़ी सांत्वना देने वाले, कम से कम 2 राष्ट्रीय दलों को। पूजा जी को इस बात के लिए बधाई कि 3 राज्यों से 4 राज्यों में आज आपकी सरकार बनने जा रही है। चौहान साहब को इसलिए बधाई कि उम्र गुजर गई, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब नारा लगा सकते हैं राधिका जी भी और चौहान जी भी, जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। तो इस उपलब्धि पर बधाई राधिका जी को और चौहान जी को, और पूजा जी को बधाई केरल की जीत के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस रुझान में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरों के सिलसिले को भी शुरू करेंगे और साथ साथ रुझानों पर भी निगाह बनाए रखेंगे। जहां पर सत्ता परिवर्तन की लहर आज चली है, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, केरल में सत्ता परिवर्तन, बंगाल में सत्ता परिवर्तन, असम और पुडुचेरी में गठबंधन के स्तर पर सत्ता बरकरार, पर नेतृत्व के स्तर पर पुडुचेरी के सीएम मुश्किलों में है। ताजा रुझान क्या है उसका पता करते हैं कि उनका पराजय का मामला कहीं जाके थमा कि नहीं थमा। पर बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक पर गए और वापस आए।